Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of logical reasoning from CSAT 2021. कुछ questions हमने already first session में कर लिए थे and we'll be continuing other questions which were remaining in this session. और अगर तुमने अब तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे यू कैन मैसेज मी एट ADITYAKT. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के सेशन का. तो क्वेश्चन इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. दो स्टेटमेंट्स गिवन है. डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा आंसर करने के लिए. क्वेश्चन इज हु इज द हैवीएस्ट अमंग ए बी सी डी एंड ई. ए बी सी डी और ई में हैवीएस्ट कौन होगा. स्टेटमेंट 1 कह रहा है ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी एंड एफ, यानी कि ए और डी दोनों ही बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअली हैवियर देन बी ई एंड एफ. ठीक है, दे आर हैवियर देन बी ए एंड एफ बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट, विच इंप्लाइज कि ए और डी हैवियर तो है बी ई एफ से, ज्यादा वेट है उनका, बट हैवीएस्ट नहीं है, यानी कि हैवीएस्ट कोई और है, बट कौन है ये नहीं पता. ठीक है, सिर्फ इतने से हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि सी होगा, बिकॉज ए डी बी और ई का नाम तो मेंशन्ड है. सी के बारे में नथिंग इज मेंशन्ड इन स्टेटमेंट नंबर 1, बट हमें नहीं पता कि सिर्फ इतने ही लोग हैं. हो सकता है एफ जी एच, एफ तक तो दिया ही हुआ है, जी एच आई और भी पर्सन हो. ठीक है, सो हम स्टेटमेंट 1 से कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि सी हैवीएस्ट होगा. इतना जरूर पता है कि ए और डी हैवियर है बी और ई से. तो नॉट सफिशिएंट, बिकॉज इस बात पे डिपेंड करता है कि और कितने पर्सन है. अगर डिफाइंड होता कि इतने ही पर्सन है तब डेफिनेटली पता चल जाता कि सी इज द हैवीएस्ट, पर सिर्फ और सिर्फ तब जबकि हमें श्योरली पता होता है कि इतने ही पर्सन है. बट यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है, दैट इज वाई नॉट सफिशिएंट. स्टेटमेंट 2 कह रहा है ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी. स्टेटमेंट 2 अलोन कह रहा है कि ए इज हैवियर देन डी, यानी कि ए का वेट डी के वेट से ज्यादा है, डी के वेट से ज्यादा है, बट ए लाइटर है सी से, यानी सी का वेट ए के वेट से भी ज्यादा है. तो अगर हम स्टेटमेंट 2 को अलोन लें तो सी ए और डी का रिलेशन तो पता चल जाता है, पर बी और ई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि बी और ई का क्या स्टोरी है, क्या वेट है, क्या कनेक्शन है. तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. दिस इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट. क्लियर है. बट दोनों स्टेटमेंट को हमने साथ में कनेक्ट कर दिया, मिला दिया. इफ वी रीड बोथ दीज स्टेटमेंट्स टुगेदर, तो पहला स्टेटमेंट कहता है ए एंड डी आर हैवियर देन बी एंड एफ, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सी का वेट ए और डी से भी ज्यादा है. ठीक है, सी का वेट ए से ज्यादा है और ए का वेट डी से ज्यादा है, तो डेफिनेटली सी का वेट सबसे ज्यादा है, तो सी इज द हैवीएस्ट. तो टुगेदर वी कैन सॉल्व. तो डेफिनेटली बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन. ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा. बट इस क्वेश्चन में एक थोड़ा ऑप्शन देने में यूपीएससी ने गड़बड़ी किया है. ऑप्शन डी को ध्यान से पढ़ो. ऑप्शन डी क्या कह रहा है, नीदर स्टेटमेंट 1 अलोन नॉर स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन. तो एक्चुअल में ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी भी करेक्ट है. तो सी और डी में से कोई भी एक मार्क कर दोगे अगर दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं तो दोनों ही सही है, बिकॉज सी कह रहा है दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है और डी कह रहा है किसी भी एक स्टेटमेंट से अकेले नहीं हो पाएगा. तो दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट आंसर है. क्लियर है. ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 लेटर्स आर रिटन इन ऑपोजिट ऑर्डर एंड सो ऑन. यानी कि 4 के बंच बना के और फिर उनको ऑपोजिट ऑर्डर में लिखा गया है, एंड सो ऑन. एंड एट द एंड, क्योंकि टोटल 26 लेटर्स होते हैं तो 2 लेटर्स बच जाएंगे वाई और जेड, तो फिर उनको इंटरचेंज कर दिया है. विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर. 13th लेटर के राइट में 4th लेटर कौन सा होगा. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले 4 के बंच में लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर बाद में स्मार्टली समझेंगे कि इस क्वेश्चन में उतना करने की जरूरत थी कि नहीं थी. ओके, तो ए बी सी डी. ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, और लास्ट में बचा वाई और जेड, जिनको कि इंटरचेंज करेंगे. तो पहले आएगा जेड फिर आएगा वाई. ठीक है, दिस इज फर्स्ट लेटर. 5 9 13 17 एंड देन 21 एंड देन 25. ठीक है, इनको लिखा नीचे है बट समझना है ये सारे के सारे एक लाइन में लिखे गए, एक रो में लिखे गए. क्लियर. और क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर. 13th लेटर के राइट में 4th लेटर कौन सा होगा. 13 में +4 करोगे, यानी कि 17th लेटर की बात कर रहा है, और 17th लेटर हमारा आया है टी.
तो आंसर विल बी टी, स्ट्रेट अवे ऑप्शन बी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, बट क्या इसके लिए हमें ऐसा लिखने की जरूरत है इन सबको? अगर मैं 13th लेटर के 4th राइट में लेटर पढ़ना है, दैट इज 17th लेटर, और हमको पता है 4-4 के बंच में ऑर्डर अपोजिट किया है, 4-4 के बंच में, यानी कि फर्स्ट 4 को अपोजिट ऑर्डर में लिखा होगा, देन 5th से 8 तक को अपोजिट ऑर्डर में लिखा होगा, 9 से 12 तक, 13 से 16 तक, और फिर 17 से 20 तक को अपोजिट ऑर्डर में लिखा होगा। तो जब 17 से 20 तक को अपोजिट ऑर्डर में लिखोगे तो 17th प्लेस पे कौन सा आएगा? 17th प्लेस पे 20th लेटर आएगा, 17th प्लेस पे हमारा 20th लेटर आएगा, यानी कि आंसर क्या होगा? 20th लेटर विच इज टी, विच इज टी। ये तो याद ही होना चाहिए कि ई जे ओ टी वाई, ई का प्लेस होता है 5th, जे का होता है 10th, ओ का 15th, टी का 20th और वाई का 25th, तो दैट तुम्हारे लिए पूरा अल्फाबेट्स लिखने की जरूरत ना पड़े जब भी तुम्हें पोजीशन आइडेंटिफाई करना हो। ई जे ओ टी वाई 5, 10, 15, 20, 25, तो 20th लेटर हमारा टी आ जाएगा। क्लियर है? बिकॉज 17th प्लेस पे 20th लेटर आएगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ? व्हाट डे इज द 14th ऑफ गिवन मंथ? मंथ कौन सा है पता नहीं, 14th पे कौन सा डे होगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज। स्टेटमेंट 1 कह रहा है लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे। फाइन, लास्ट डे गिवन है, बट प्रॉब्लम ये है नंबर ऑफ डेज मंथ में कितने हैं ये तो नहीं गिवन है ना, ये पता ही नहीं है हमको। अगर नंबर ऑफ डेज पता होता तो डेफिनेटली हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट हो जाता। इफ नंबर ऑफ डेज वाज गिवन तो फिर फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन वाज सफिशिएंट, बट सिंस नंबर ऑफ डेज हमें पता नहीं है, 28 डेज का मंथ है, 29 डेज का मंथ है, 30 डेज का मंथ है, 31 डेज का मंथ है, तो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, नहीं है सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे, यानी कि सैटरडे कब पड़ रहा है हमारा? 17th डे को पड़ रहा है, और अगर 17th डे पे सैटरडे पड़ रहा है तो यहां से हम निकाल सकते हैं 14 डे पे क्या होगा। ठीक है, अगर 17th पे सैटरडे है तो 16th पे होगा फ्राइडे, 15th पे होगा थर्सडे, और 14th पे आ जाएगा वेडनेसडे। तो यहां से हम डेफिनेटली बहुत इजीली निकाल सकते हैं 14th पे वेडनेसडे होगा, तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिशिएंट। ऑप्शन आंसर आ जाएगा हमारा, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डे इज 10th अक्टूबर 2027? 10th अक्टूबर 2027 कौन सा डे होगा? ओके, तो 31st दिसंबर 2000, ओके, दैट इज अ संडे। ओके, उसके बाद से हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो 26 ईयर्स प्लस 10th अक्टूबर तक आना है हमको। ओके, तो कितना प्रोसीड करेंगे हम? 26 ईयर्स में 26 तो ऑड डेज क्लियरली होंगे, और साथ में कितने हमारे ऑड डेज, जब भी हमारा ईयर 365 डेज का होगा तो वहां पे एक एक्स्ट्रा डे आता है, 52 वीक्स आते हैं, प्लस 1 एक्स्ट्रा डे ऑड डे। ठीक है, और जब लीप ईयर होता है 366 डेज होते हैं तो वहां पे हमारे 52 वीक्स तो आते ही आते हैं, प्लस 2 ऑड डेज आते हैं, एक डे एक्स्ट्रा आता है ड्यू टू 29th ऑफ फरवरी। तो 26 ईयर्स में कितने हमारे लीप ईयर आएंगे? 26 ऑड डेज तो पक्का है, एक्स्ट्रा डेज तो पक्का आएंगे क्योंकि 26 ईयर्स है, साथ में लीप ईयर्स कितने आएंगे? 2004 है से लेके 2024 तक, यानी कि टोटल 6 आएंगे, तो प्लस 6 यानी कि 32 ऑड डेज आएंगे, ऑड डेज यानी कि एक्स्ट्रा डेज आएंगे। ओके, और फिर एडिशनली अब हम बात करते हैं 2027 में, तो जैन से स्टार्ट करेंगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और लास्ट में अक्टूबर। तो जनवरी में हो गए 31 डेज, तो एक्स्ट्रा डेज हमारे कितने हुए? प्लस 3, 28 प्लस 3 4 वीक्स प्लस 3 एक्स्ट्रा डेज। फरवरी में होंगे 28 डेज बिकॉज 2027 है, तो 0 एक्स्ट्रा डेज होंगे। मार्च में भी 31 डेज यानी कि 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। अप्रैल में 30 डेज होंगे तो 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। मई में 31 डेज होंगे यानी कि 3 एक्स्ट्रा डेज होंगे। इसको करने का एक स्मार्ट अप्रोच भी है, बट वो उसके लिए एक प्रॉपर सेशन बनाना पड़ेगा, कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब जाके उसको क्लियर हो पाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए इसको ऐसे ही समझते हैं, ठीक है, और एक ही क्वेश्चन आएगा ऐसा, तो कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। तो मई में 3 एक्स्ट्रा डेज, जून में 2 एक्स्ट्रा डेज, जुलाई में 3 एक्स्ट्रा डेज, अगस्त में भी 3 एक्स्ट्रा डेज, और सितंबर में
2 एक्स्ट्रा डेज, और अक्टूबर में 10 अक्टूबर को ही है, यानी कि 10 डेज होंगे। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 32 एक्स्ट्रा ऑड डेज है, सबको ऐड करने की बजाय पहले 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो, क्योंकि 7 से डिवाइड कर लिया यानी उतने वीक्स तो अपने निकल गए। ठीक है, यानी कि 4 एक्स्ट्रा डेज दिख रहे हैं हमको 26 ईयर्स में। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा डेज हो गए, और 4 + 3, ठीक है, जितने भी 7 के मल्टीपल मिलते जाए उनको कैंसिल करते जाओ। तो 4 और जनवरी में 3 मिल रहा है, 4 और 3 से 7 बन गया, पूरा एक वीक बन गया। ठीक है, आगे ऐड करो 3 + 2 + 3, ठीक है, 3 + 2 + 2, 7 यहां भी कैंसिल आउट हो गया। अब बचा है हमारा 3 + 3 + 3, 9 + 2, 11 + 10, 21 बचा है, जो अगेन 7 का मल्टीपल है, यानी कि रिमाइंडर हमारा फाइनली जीरो आएगा। फाइनली जीरो आएगा यानी कि 0 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 0 एक्स्ट्रा डेज है यानी कि हमारा 10 अक्टूबर को भी संडे होगा। संडे होगा। अगर 1 एक्स्ट्रा डे बचता तो मंडे होता, 2 तो ट्यूसडे होता। ठीक है, 0 यानी कि संडे, 1 यानी कि मंडे, 2 यानी कि ट्यूसडे, और सैटरडे के लिए 6 होता। बट सिंस 0 एक्स्ट्रा डेज आए हैं तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, संडे। ठीक है, स्ट्रेट अवे फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो एक सेपरेट सेशन में लेना पड़ेगा, टाइम लगेगा उसको। ठीक है, तो फिलहाल इसको इसी मेथड से समझ लेते हैं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव टू कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स एंड 4 कंक्लूजंस गिवन बिलो। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, और 2 स्टेटमेंट गिवन है। सम ग्रीन्स आर ब्लूज, यानी कि ग्रीन्स का सेट बनाया, एक ब्लूज का सेट बनाया, और कुछ ग्रीन्स हमारे ब्लूज हैं। तो ग्रीन और ब्लू में डेफिनेटली सम एलिमेंट्स आर कॉमन, कुछ तो कॉमन है, पक्की बात है। तो जो कॉमन है उसको डैश कर दिया, शेडेड कर दिया। सम ब्लूज आर ब्लैक्स, यानी ब्लू और ब्लैक में भी समथिंग इज एटलीस्ट कॉमन। ब्लैक का सेट बनाया और ब्लू और ब्लैक में जो कॉमन है उसको शेड कर दिया। नाउ कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स दिख तो नहीं रहा डायग्राम में, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो सकते, तो दिस इज पॉसिबल। सर्टेन नहीं है, यानी कंक्लूजन तो स्ट्रेट अवे ड्रॉ नहीं कर सकते, बट पॉसिबल जरूर है। ठीक है, बिकॉज ग्रीन और ब्लैक हो भी सकते हैं भाई, ऐसा भी हो सकता था ना। ठीक है, अब तीसरा वाला जो बनाएंगे थोड़ा कुछ कॉमन आ जाए, भाई ऐसा भी बन सकता है या किसी और तरह से भी बन सकता है कि कुछ कॉमन हो जाता। तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है, तब तक पॉसिबिलिटी है जब तक कि क्लियरली ना लिखा हो कि नो ग्रीन इज ब्लैक। तो सिंस ऐसा कुछ लिखा नहीं है तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। कंक्लूजन 2 नो ग्रीन इज ब्लैक, ये भी पॉसिबल है, तो डायग्राम में लग भी रहा है, बट ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कंक्लूजन नहीं होगा, हमेशा ये ध्यान रखना, ये कंक्लूजन नहीं होगा, बिकॉज ऐसा नहीं लिखा है कि कोई ग्रीन ब्लैक नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिकली नहीं लिखा हो, तो ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है। कुछ ग्रीन ब्लैक हो सकते हैं, कोई ग्रीन ब्लैक नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, और सारे के सारे ग्रीन भी ब्लैक हो सकते हैं, यानी कि ये जो थर्ड कंक्लूजन है ये भी पॉसिबल है। और लास्ट, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, इवन दैट इज पॉसिबल। पॉसिबल है, सर्टेन कुछ भी नहीं है, यानी कि कोई भी सर्टेन कंक्लूजन नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा नीदर 1 नॉर 2 नॉर 3 नॉर 4, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट कंक्लूजन 1, 2 और 3 को देखो। 1 कह रहा है सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, 2 कह रहा है नो ग्रीन इज ब्लैक, 3 कह रहा है ऑल ग्रीन इज ब्लैक। तो तीनों में से कुछ ना कुछ तो होगा भाई, या तो कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं होगा, या तो कुछ ग्रीन ब्लैक होंगे, और या तो फिर ऑल ग्रीन ब्लैक होंगे, कोई ना कोई ऑप्शन तो होगा। तो हमारा कंक्लूजन 1 और 2 और 3 अगर ये गिवन होता तो ये करेक्ट हो जाता, क्योंकि तीनों में से कुछ ना कुछ तो होना है, पक्की बात है, कोई एक केस तो होगा। ठीक है, तो ये सेपरेटली सर्टेन नहीं है, बट अगर तीनों को मिला देते तो तीनों में से कोई ना कोई एक तो होता। और फोर्थ वाला जो है ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, तो क्या इसका यही मतलब नहीं हुआ कि सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स? अगर ऑल ब्लैक्स और ग्रीन को देखोगे यानी कि सारे के सारे जो ब्लैक है वो ग्रीन के अंदर आ जाएंगे, यही तो मतलब हुआ। और अगर ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स तो इसका यही तो मतलब हुआ कि सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। भाई ये जो ग्रीन है, जो ब्लैक है, ब्लैक जो अंदर है वो पूरा का पूरा ग्रीन है, यानी डेफिनेटली सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स। तो ऑब्वियसली जो फोर्थ वाला कंक्लूजन है वो फर्स्ट वाले कंक्लूजन की तरफ ही तो इशारा कर रहा है। ठीक है, सो अगर हमारा 1 और 2 और 3 गिवन होता तो फिर वो सॉल्यूशन होता, बट सिंस ऐसा ऑप्शन में गिवन नहीं है, दैट इज वाई आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the value of x in the sequence 2, 7, 22, 67, 202, x and 1822? 2, 7, 22, 67, 202, x and 1822। तो 2 से 7 पे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई लग रहा है, 7 से 22 पे 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, ये सारे के सारे 3 टाइम्स से कनेक्टेड है। 2 इंटू 3 6 आएगा, प्लस 1 ऐड कर दोगे 7 आ जाएगा। 7 इंटू 3 21 आएगा, प्लस 1 ऐड कर दोगे 22 आ जाएगा। 22 इंटू 3 66 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1,
तो 202 में भी इंटू 3 करोगे और +1 करोगे, इंटू 3 606 +1 607, तो 607 आ जाएगा और फिर उसमें करोगे इंटू 3 +1 तो हमारा 1822 आ जाएगा। आंसर ऑप्शन सी होगा 607 फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज LBSID NZUHDR। तो मैथमेटिक्स को लिखा है LBH बोल रहा हूं, S है, SIDNZUHDR। तो M से अगर हम L पे जा रहे हैं तो L जस्ट प्रीवियस लेटर है, पहले वाला लेटर है, यानी कि -1 कर रहे हैं हम, एक लेटर पीछे जा रहे हैं। A से B पे जस्ट नेक्स्ट लेटर है, +1 कर रहे हैं। T से S पे -1, H से I पे +1, यानी अल्टरनेट -1 +1 है, ठीक है। E से D पे -1, M से N पे +1 -1 +1 -1 +1 और -1, यानी डेफिनेटली -1 +1 है, स्टार्ट हो रहा है -1 से, स्टार्ट हो रहा है -1 से। तो ये हमारा पैटर्न है क्लियरली, ठीक है। तो केमिस्ट्री को लिख देते हैं इस तरह से। अब सी से सबसे पहले हमें क्या करना, -1 जाना है, यानी कि बी पे जाएंगे। तो हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा उसमें बी आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए या फिर डी तो नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन बी और सी में सब कुछ सेम है एक्सेप्ट फोर्थ लेटर के, फोर्थ लेटर के अलावा सब कुछ सेम है। फर्स्ट लेटर में -1 हो रहा है, सेकंड में होगा +1, थर्ड में होगा -1, फोर्थ में होगा +1, यानी कि एम के बाद एन आएगा, एन आएगा, ठीक है। एच के बाद आई आएगा, ई के पहले डी आएगा, BIDN। तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, बी आंसर होगा। क्लियर है? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्रीज विद ईच अदर। ऑप्शंस क्या है? एट 7 आवर्स, बिटवीन 7 एंड 7:05, एट 7:05 आवर्स, बिटवीन 7:05 एंड 7:10, यानी कि 7 आवर्स के आसपास के टाइमिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो आवर हैंड है वो 1 आवर में कितना ट्रेवल करता है, 1 आवर में ट्रेवल करता है वो। आवर हैंड अगर हमारा 12 पे है या फिर इस केस में 7 पे है, अगर 7 पे है तो 7 से 8 पे जाएगा, यानी कितना एंगल ट्रैवल करेगा, 30 डिग्रीज करेगा 1 आवर में, 30 डिग्रीज पर आवर, यानी 30 डिग्रीज पर 60 मिनट्स, यानी कि 0.5 डिग्री पर मिनट करता है ट्रैवल आवर हैंड, ठीक है। और सिमिलरली जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्रीज जाता है 60 मिनट्स में, यानी कि 6 डिग्रीज पर मिनट करता है। तो रिलेटिवली देखेंगे मिनट हैंड की स्पीड ज़्यादा फास्ट है, आवर हैंड की स्लो है, तो मिनट रिलेटिव स्पीड आ जाएगी हमारी 6 - 0.5, यानी कि 5.5 डिग्रीज पर मिनट। इससे इनके बीच का एंगल इंक्रीज होता है, ठीक है, इससे इनके बीच का एंगल जो है वो इंक्रीज होता है। क्या ये बात समझ में आती है? ओके, साथ में डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज इंटू आवर का जो टाइमिंग है -11/2 m, ये थीटा की वैल्यू आएगी। 30h, डिग्री को हटा दो, डिग्री तो फाइनली आएगा हमारा, ठीक है, 30h -11/2 m। और h की वैल्यू 7 दी है क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन हमारे 7 पे हैं, और थीटा चाहिए 180, तो 180 इज इक्वल टू 30 × 7 -11/2 m। तो 180 -11/2 m, 180 210 -11/2 m, तो 180 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 210 -11/2 m। अब मॉड को ओपन कर दो पॉजिटिव साइन के साथ में, ठीक है, बिकॉज m का वैल्यू हमारा 5 के आसपास ही आता हुआ दिख रहा है। तो 180 इज इक्वल टू 210 -11/2, और m यहाँ से 11/2 m की वैल्यू आ जाएगी 210 - 180, दैट इज 30। तो m आ जाएगा 60/11, 60/11 जो थोड़ा सा बड़ा है 5 से और डेफिनेटली 10 से छोटा है। तो ऑप्शन सी आंसर नहीं है, ऑप्शन बी आंसर नहीं, ऑप्शन ए आंसर नहीं, ऑप्शन डी आंसर है, विच इज एक्जैक्टली 60/11 कितना है, 5 एंड 5/11, 5 एंड 5/11, ठीक है। तो 7 आवर्स के बाद में 5 मिनट, 5 एंड 5/11 मिनट्स के बाद में 180 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते थे कि एग्जैक्टली एट 7 आवर्स तुम देखो तो एंगल क्या बन रहा होता है, आवर की सुई है 7 पे और मिनट की सुई है
12 पे, तो दिस एंगल इज 150 डिग्री का एंगल, 150 डिग्री है। 7 से 12 तक क्या है, 5 है, 5 इंटू 30 150 डिग्री का एंगल है। और अब ये एंगल इंक्रीज करेगा, ठीक है, और किस स्पीड से इंक्रीज करेगा, अब ये एंगल इंक्रीज करेगा 5.5 डिग्री पर मिनट की स्पीड से, बिकॉज जो मिनट का हैंड है ये तो 6 की स्पीड से चलेगा, बट ये जो आवर वाला हैंड है ये भी 0.5 की स्पीड से चल रहा है, दैट इज वाई 6 की स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, 0.5 से डिक्रीज हो रहा है, 6 माइनस 0.5 5.5 डिग्री पर मिनट से ये एंगल हमारा इंक्रीज करेगा। और हमें कितना और इसको इंक्रीज करवाना है, 30 डिग्रीज और इंक्रीज करवाना है, अभी तो 180 होगा, तो टाइम कितना लगेगा, 30 बाई 5.5, तो दैट विल बी, जैसे मैं हटा दूंगा 300 बाई 55 यानी कि 60 बाई 11 मिनट्स के बाद में ये 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? दोनों तरीके एक ही है, एक ही जैसे हैं। सेकंड वाले फॉर्मुला यूज करो, फर्स्ट वाले में अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज करो, दोनों तरीकों से समझ में आना चाहिए। क्लियर है? ओके, ऑप्शन डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट वन, इन द सीरीज, और हमें कुछ ब्लैंक स्पेसेस गिवन है, ब्लैंक देन बी, ब्लैंक देन ए, ब्लैंक देन बी, ब्लैंक फिर ए है, फिर ब्लैंक एंड सो ऑन। तो यहाँ पे पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो अगर हम पैटर्न देखें तो फर्स्ट पे शायद, क्योंकि ए और बी ही आ रहे हैं सिर्फ, मे बी ए बी बी ए बी, ए बी बी ए बी, ऐसा कुछ है क्या? एक सेकेंड, लास्ट में आ रहा है ए बी, लास्ट में आ रहा है ए बी, तो दिस माइट बी पॉसिबल ए बी बी ए बी, कुछ ऐसा है क्या? अगर हम ए बी बी ए बी सोचते हैं तो दिस इज ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी, तो ये डेफिनेटली पैटर्न मैच कर रहा है। यहाँ पे हमें ऑप्शन से ही फिल करके देखना पड़ेगा, या फिर हिट एंड ट्रायल से तुमको समझ में आता है तो वैसे फिल करके देख लो। तो आंसर हमारा आ रहा है ए बी ए बी ए बी, दिस इज द आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, तुम्हें पैटर्न चेक करना है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है या फिर खुद से हिट एंड ट्रायल से नहीं समझ में आ रहा है तो ऑप्शंस पुट करके देख लो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तुम्हारा पैटर्न प्रॉपर्ली बन रहा है, वही आंसर होगा। ठीक है, ओके। So these are all the questions from logical reasoning from CSAT 2021. I believe सेशन में जो भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए वो सारे के सारे समझ में होंगे और सॉल्यूशंस भी क्लियर हुए होंगे। अगर कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में एक बार जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक जरूर करना है, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। साथ में टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT। कोई भी कंसर्न या क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट में मेंशन करना। और सिमिलरली मैथ का भी सेशंस मैं अपलोड कर दूंगा कोई थोड़ी देर में, तो उनको भी चेकआउट कर लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।